आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले आप इस कहानी की 56 एक साथ सुन चुके हैं और अब किस नंबर 57 मुलाहिज़ा फरमाएं। तुम लोगों का ख्याल रखना अब इसकी जिम्मेदारी है। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बिला तकल्लुफ़ इससे कह दीजिए। हमारी ज़रूरत सिर्फ ये है कि हम यहाँ डिस्टर्ब ना हो। मेरा मतलब है यहाँ आपके दोस्तों की आमदोरफ्त। तुम लोग जब तक यहाँ रहोगे कोई नहीं आएगा। रोशन बाबू ने मेरी बात काट दी। अगर मेरा कोई दोस्त इधर आ भी गया तो बीबी उसे संभाल लेगी। वैसे इत्मीनान रखो, यहाँ तुम लोगों की मौजूदगी की हवा भी नहीं लगने देगी। वैसे वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगा, मेरा ख्याल है 2-4 रोज में हंगामे जरा ठंडे हो जाएंगे तो तुम लोगों को अपने पहाड़ी वाले बंगले पर मुंतकिल कर दूंगा। वहाँ किसी की मुदाखलत का अंदेशा नहीं, तुम लोग आराम से वहाँ रह सकोगे। ये हंगामा 2-4 दिनों में ठंडा होने वाला नहीं है रोशन बाबू, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। अगर आम आदमियों का मामला होता तो ये बात मुख्तलिफ होती, लेकिन असल किस्सा ये है कि ब्लैक कैट्स के कमांडो भी हमारे हाथों मारे गए हैं और तुम समझ सकते हो कि इस तरह मामला कितना संगीन हो गया है। और क्या ये 2-4 दिन में हंगामे सर्द हो सकते हैं? मुझे कन्या देवी ने बताया था, रोशन बाबू ने कहा। ब्लैक कैट्स फोर्स कायम तो किसी और मकसद से की गई थी, लेकिन अब ये एक दहशत गर्द फोर्स बन चुकी है। अब इस फोर्स पर भी रा का कब्जा है और रा इसे अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं कुछ कहना चाहता था मगर फोन की घंटी बज उठी। नरगिस ने आगे बढ़कर रिसीवर उठा लिया। वो 1-2 मिनट फोन पर बात करती रही, फिर रोशन बाबू की तरफ देखते हुए बोली, क्लब से तुम्हारा फोन है सोशीला का। रोशन बाबू ने अपनी जगह से उठकर उसके हाथ से रिसीवर ले लिया। चंद मिनट तक बात करता रहा, फिर रिसीवर रख दिया और नरगिस की तरफ देखते हुए बोला, क्लब में वीकेंड के लिए एक प्रोग्राम बन रहा था, उसके लिए मुझे भी एक जिम्मेदारी मिल गई थी। आज उसी सिलसिले में सोशीला से मीटिंग थी, लेकिन वो इस वक्त तक नहीं पहुंची थी। अब फोन पर वो मुझसे बात कर रही थी। मैंने उसे माजरत कर ली कि मैं इस प्रोग्राम में शरीक नहीं हो सकूंगा, मेरी बजाय प्रताप सिंह को ले लिया जाए। लेकिन मेरा ख्याल कुछ और है, नरगिस ने कहा। तुम किसी प्रोग्राम में बेशक हिस्सा ना लो, लेकिन इस वक्त क्लब में अगर चले जाओ तो तुम्हें शहर के हालात की खबर मिल सकती है। गुड आइडिया, रोशन बाबू कहते हुए एक बार फिर अपनी जगह से उठ गया और घड़ी देखते हुए बोला, इस वक्त 12:30 बजे हैं, मेरी वापसी में 2-2:30 बज सकते हैं। तुम मेहमानों के आराम का खास ख्याल रखना। मेरा ख्याल है इन्हें ऊपर पीछे वाला कमरा दे दो। अगर मेरी वापसी तक ये सो ना गए तो गपशप होगी। उसके थोड़ी देर बाद रोशन बाबू क्लब चला गया। रत्ना ने गाड़ी पोज से जरा आगे दरख्त के नीचे खड़ी की थी। नरगिस गैराज से कार को निकाल लाई और मैंने कन्या कुमारी के साथ मिलकर शुभा वाली कार पर कपड़ा डाल दिया, ताकि अगर कोई यहाँ आए भी तो उसे वो कार नजर ना आ सके। आओ मैं तुम लोगों को कमरा दिखा दूं। अंदर आकर कन्या कुमारी ने रत्ना और मेरी तरफ देखा। हम दोनों ने अपनी राइफलें उठा ली और कन्या कुमारी के साथ ऊपर वाले हिस्से में आ गए। यहाँ की जगह भी बहुत कुशादा थी। उसका एक हिस्सा वसी हाल की तरह पीछे की तरफ फैला हुआ था, जिसमें निचली तरफ का शानदार फर्नीचर आरास्ता था। कन्या कुमारी ने आखिर में कमरे का दरवाजा खोल दिया और अंदर दाखिल हो गई। उस कमरे को देखकर मेरी आंखें ही खुल गई। बहुत वसी और अरीज कमरा था। दरमियान में बड़ा सा गोल बेड था, जिस पर शानदार मखमली चादर बिछी हुई थी। कालीन दबीज था कि पैर दंस रहे थे। दीवार के साथ एक सोफा सेट भी रखा हुआ था। उस कमरे की हर चीज बहुत शानदार और बहुत कीमती थी। उसने मुड़कर रत्ना की तरफ देखा और उसके चेहरे पर भी हैरत के तासरात नुमायां थे। बीबी का कमरा नीचे है, कन्या कुमारी कह रही थी। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो बेड के साथ लगा हुआ ये बटन दबा देना, बीबी के कमरे में घंटी बजेगी और वो यहाँ आ जाएगी। वैसे ये बेल रात के वक्त इस्तेमाल के लिए है, दिन में तो तुम लोग दरवाजे में खड़े होकर बीबी को आवाज भी दे सकते हो। मैं कन्या कुमारी के चेहरे पर नजरें जमाए हुए था। शुभा के बंगले से फरार के बाद इस तरफ आते हुए कन्या कुमारी ने कोई और कहानी सुनाई थी। उसके कहने के मुताबिक रोशन बाबू से पसंद करता था। वो उसे देखने के लिए चाय पीने के बहाने उस रेस्टोरेंट में आया करता था जहाँ वो काम करती थी। और ये कि वो सिर्फ एक मर्तबा रोशन बाबू के साथ इस कोठी में आई थी, लेकिन यहाँ आने के बाद कुछ और इंकिशाफात हो रहे थे। नरगिस से वो इस तरह बेतकल्लुफ थी जैसे बहुत पुरानी दोस्त हो, और हमें इस कोठी के बारे में भी इस तरह बता रही थी जैसे बरसों से यहाँ रह रही हो। इससे मैं इस नतीजे पर पहुंचा था कि उसने रास्ते में जो कहानी सुनाई थी वो अधूरी थी, जबकि असल कहानी कुछ और थी जो आहिस्ता आहिस्ता खुल रही थी। लानत भेजो, मैंने दिल ही दिल में कहा और कन्या कुमारी की तरफ मुतवज्जो हो गया। वो रत्ना के साथ बेड के किनारे पर बैठ गई। मैं भी उनके सामने जा खड़ा हुआ। कन्या कुमारी कह रही थी, ये कोठी हमारे लिए बिल्कुल महफूज है। हम 2-4 दिन यहाँ रहेंगे और फिर मौका मिलते ही पहाड़ी वाले मकान पर चले जाएंगे। वहाँ हम किसी मुदाखलत के बगैर आज़ादी से रह सकेंगे। तुमने रास्ते में बताया था कि इस कोठी में भी सिर्फ एक मर्तबा आई थी और अरे भाई समझा करो ना, रत्ना ने मेरी बात काट दी। उसने भी मेरी तरह हर बात नोट कर ली थी। कोई औरत किसी मर्द तो क्या किसी औरत को हर बात तफसील से तो नहीं बता सकती ना। हमारे लिए इतना ही जान लेना काफी है कि रोशन बाबू से इसकी दोस्ती है। ठीक है, मैंने कहा। अब मैं कुछ जानने के लिए कोई इसरार नहीं करूंगा। कन्या कुमारी को जीम सी गई। ठीक है, वो कहते हुए उठ गई। रोशन बाबू ने वापस आकर कोई खास बात बताई तो मैं तुम लोगों को बुला लूंगी। अगर कोई खास बात ना हुई तो सुबह मुलाकात होगी और अब तुम लोग आराम करो। वो बाहर चली गई। रत्ना कुमारी ने दरवाजा अंदर से बोल्ट कर दिया और एक बार फिर कमरे का जायजा लेते हुए बोली, ये रोशन बाबू भी मुझे कुछ गड़बड़ी लगता है।
इतनी बड़ी और आलीशान कोठी, ऐसी कोठियां तो स्मगलरों, ऊंचे पैमाने पर गैर कानूनी धंधा करने वालों के पास ही हो सकती हैं। हमें इससे कोई गरज नहीं होनी चाहिए कि रोशन बाबू कोई कानूनी बिजनेस करता है या गैर कानूनी धंधा। मैंने कहा, हमारे लिए इतना काफी है कि हमें यहाँ पनाह मिल गई है। हम चंद रोज यहाँ रहेंगे, बशर्ते किसी दौरान कोई गड़बड़ ना हो, और फिर जैसे ही हालात बेहतर होंगे हम यहाँ से निकल जाएंगे। मैं महसूस कर रहा हूँ कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, हम वैसे वैसे इस दलदल में मजीद गहराई की तरफ धंस रहे हैं। इसमें मेरा या तुम्हारा कोई कसूर तो नहीं है, रत्ना ने जवाब दिया। खुद ब खुद हालात ऐसे पैदा होते जा रहे हैं कि हम मजीद उलझते जा रहे हैं। किसी तरह जान छुड़ाने का मौका ही नहीं मिलता। वो एक लम्हे को खामोश हुई, फिर बोली, रास्ते में होटल वाला वाकया, उसमें हमारे इरादे का तो कोई दखल नहीं था। सिर्फ इतना था कि वहाँ 2 आदमी हमारे इंतजार में बैठे थे। उनसे हमने निजात हासिल कर ली थी। हम वहाँ से निकल जाते, लेकिन हमें क्या मालूम था कि उन कम वक्तों में से किसी ने हमारी जीप में बम लगा दिया था, और उनका तीसरा साथी भी वहाँ पहुंच गया, जिसने उस जीप पर हमारा पीछा करने की कोशिश की थी और जीप समेत उड़ गया। किसी तरह वो मामला भी ठंडा हो रहा था कि हमें कन्याकुमारी के पास एक महफूज ठिकाना मिल गया। मगर बुरा हो उस हरामजादी शुभा का, जिसने हमारे लिए नई मुसीबत खड़ी कर दी। हालात तो खुद ब खुद हमें उलझाते जा रहे हैं, इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं। अब बात कुछ यूं है कि हम तो कंबल को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन लगता है कंबल हमें नहीं छोड़ना चाहता। हाँ ठीक कहती हो, ये कंबल ही हमें नहीं छोड़ना चाहता, मैंने गहरा सांस लेते हुए कहा। लेकिन इस कंबल से हमें निजात हासिल करनी है हर सूरत में। मैं बात करता हुआ एक खिड़की के करीब आ गया, शेफून का पर्दा खींच कर एक तरफ हटाया और खिड़की के पट खोल दिए। अकबी समत में तकरीबन 15 फुट नीचे लान था, लेकिन अंधेरे की वजह से नजर नहीं आ रहा था कि वहाँ घास थी या फूलों के पौधे थे या सिर्फ मिट्टी थी। बहरहाल ये जगह खासी वसी व अरीज थी और बाउंड्री वाल तकरीबन 30 गज पीछे नजर आ रही थी। उस बाउंड्री वाल के पीछे बहुत दूर नशेब में रोशनियां नजर आ रही थी, जिससे मुझे ये अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि रोशन बाबू की ये कोठी और उसके साथ वाली कोठियां बुलंदी पर थी और पिछली तरफ नशेब था। अलबत्ता दाईं तरफ की रोशनियां बतदरीज बुलंदी की तरफ चली गई थी, जिसका मतलब था कि इस तरफ आबादी बुलंदी पर थी। रत्ना भी मेरे करीब आकर खड़ी हो गई। उसकी मौजूदगी का एहसास मुझे उस वक्त हुआ जब उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा। दूर तक फैली जगमगाती हुई ये रोशनियां कितनी भली लग रही हैं, उसने सामने देखते हुए कहा। हाँ बहुत भली लग रही हैं। मैंने अपना बाजू उसकी कमर के गिर्द हमायल कर दिया। लेकिन हम इन रोशनियों का नजारा दूरी से कर सकते हैं, हम करीब जाकर इनकी जगमगाहट से लुत्फ अंदोज नहीं हो सकते। सिर्फ चंद रोज की बात है, रत्ना ने अपना बोझ मेरे ऊपर डालते हुए कहा। हम हमेशा ही तो नहीं छुपते रहेंगे, एक न एक दिन तो इन अंधेरों से निकलकर रोशनी में आएंगे और आजादी से घूमे फिरेंगे। हाँ शायद, मैंने कहा और उसे अपने से अलग करके खिड़की बंद कर दी और पर्दा बराबर करके बेड की तरफ आ गया। मेरा ख्याल है अब सो जाना चाहिए, मुझे कुछ थकन सी महसूस होने लगी है। मैं बेड पर लेट गया। बहुत आरामदेह बेडरेस्ट था। बेड इतना बड़ा था कि 5-6 अफराद बड़े आराम से उस पर लेट सकते थे। रत्ना ने बेड की टेक के पहलू में लगा हुआ बटन दबाकर तेज रोशनी बुझा दी और नाइट बल्ब जला दिया। नीलगो रोशनी आंखों को बहुत बली लग रही थी। मैं वाकई इस भाग दौड़ में थक गया था। ज़हनी थकावट जिस्मानी थकावट से ज्यादा थी। मैं सो जाना चाहता था, लेकिन चाहने के बावजूद नींद नहीं आ रही थी। मुझे एहसास नहीं कि कितना वक्त गुजरा होगा और फिर दरवाजे पर दस्तक की हल्की सी आवाज सुनकर हम दोनों चौंक गए। मैं समझ गया कि रोशन बाबू वापस आ गया होगा और कोई अहम खबर लाया होगा और कन्याकुमारी हमें बुलाने आई थी। मैंने उठना चाहा तो रत्ना ने मुझे दबोच लिया और कान में सरगोशी करने लगी। आराम से लेटे रहो, वो मैं बाहर की सूरत हाल से आगाह करना चाहते होंगे, उनकी बात हम भी सुन सकते हैं। अगर कोई इमरजेंसी होती तो इस तरह आराम से दस्तक ना दी जाती। आराम से लेटे रहो, जो कुछ भी होगा सुबह देखा जाएगा, रत्ना ने कहा। मैंने अपना जिस्म ढीला छोड़ दिया। दरवाजे पर एक बार फिर पहले की तरह हल्की सी दस्तक हुई। रत्ना ने शायद ठीक ही कहा था कि कोई इमरजेंसी होती तो दस्तक देने का अंदाज ऐसा ना होता। उसके बाद दस्तक की आवाज सुनाई नहीं दी। अगर हम किसी और जगह होते तो पत्ता खड़कने की आवाज से भी बदहवास हो जाते, लेकिन यहाँ मैं पूरा इत्मीनान था, इसलिए आराम से बिस्तर पर पड़े रहे थे। सुबह मेरी आंख खुली तो सामने दीवार गिर कलाक की सुइयां 9 बजे का वक्त बता रही थी। रत्ना बिस्तर पर नहीं थी। मैंने इधर उधर देखा। बाथरूम का दरवाजा चंद इंच के करीब खुला हुआ था और अंदर से पानी गिरने की आवाजें सुनाई दे रही थी। मैं बिस्तर पर लेटा रहा। रत्ना तकरीबन आधे घंटे बाद बाथरूम से बरामद हुई। रत्ना मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा दी। मैं उसकी तरफ तवज्जो दिए बगैर बिस्तर से उठकर बाथरूम में घुस गया। 9:45 बजे के करीब मैं और रत्ना कमरे से निकले तो पूरे घर पर सन्नाटा था। मैंने बालकनी से झांक कर देखा, निचले हाल में भी कोई नजर नहीं आ रहा था। मेरा ख्याल था कि वो लोग भी सो रहे होंगे, लेकिन नरगिस के बारे में मेरा यह ख्याल गलत साबित हुआ, क्योंकि जब मैं ये सोच रहा था तो ठीक उसी वक्त निचले हाल में किचन की तरफ वाला दरवाजा खुला और बीबी यानी नरगिस एक ट्रे दोनों हाथों में थामे उस दरवाजे से बरामद हुई। ट्रे में चाय के 2 कप रखे हुए थे। नरगिस ने भी हमें बालकनी में खड़े देख लिया। मेरा ख्याल था कि वो ऊपर आएगी, लेकिन उसका रुख हाल के दाईं तरफ वाली रायदारी की तरफ था। मैं समझ गया कि रोशन बाबू और कन्याकुमारी नीचे किसी कमरे में थे और नरगिस उनके लिए बेड टी लेकर जा रही थी। मैंने रत्ना की तरफ देखा। वो मेरी निगाहों का मतलब समझकर मुस्कुरा दी। रोशन बाबू कन्याकुमारी का पुराना चाहने वाला है, वो मदम लहजे में बोली।
उसने कन्या कुमारी की वजह से हमें भी यहाँ पनाह दी है। हमें पनाह देने में मुमकिन है उसकी नीयत साफ हो, लेकिन कन्या कुमारी से वो इसकी कीमत तो वसूल कर सकता है। मैं कुछ कहना चाहता था, लेकिन नरगिस को उस रायदारी से वापस आते देखकर खामोश हो गया। नरगिस ने हमारी तरफ देखा और बोली, तुम दोनों के लिए चाय ऊपर ले आऊं या नीचे आओगे? चाय तो हम नीचे ही आकर पियेंगे, लेकिन क्या चाय तैयार होने तक हम कोठी का ऊपर का ये हिस्सा देख सकते हैं? मैंने कहा, पूरी आजादी से कोई रोक टोक नहीं। नरगिस कहते हुए किचन वाले दरवाजे में घुस गई। ऊपर 4 कमरे थे, 2 इस साल के एक तरफ और 2 दूसरी तरफ। चारों के चारों कीमती साजो सामान से आरास्ता थे। मुझे हैरत हुई कि रोशन बाबू इतनी बड़ी कोठी में अकेला रहता था, तो कोठी को ऐसे कीमती साजो सामान से भरने की क्या जरूरत थी? लेकिन बहरहाल ये दौलत के खेल थे। रोशन बाबू के पास दौलत थी और वो किसी भी तरह खर्च कर सकता था। चौथा कमरा बिल्कुल उसी तरह का था जिसमें हमने रात गुजारी थी। उसकी बड़ी बड़ी मेहराबी खिड़कियां भी पिछली तरफ खुलती थी। मैंने खिड़की खोल दी और बाहर झांकने लगा। रात को उस तरफ कुछ नजर नहीं आया था, लेकिन दिन की रोशनी में नजर डालते ही मैं चौंक गया। उस तरफ एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल था जिसमें शफाफ पानी झलक रहा था। पूल के फर्श और दीवारों पर नीली टाइलें लगी हुई थी, जिससे पानी भी नीला नजर आ रहा था। खिड़की से नीचे दीवार से 10 फुट आगे तक घास का किता था। खिड़की से नीचे दीवार से 10 फुट आगे तक घास थी। पूल के 3 इतराफ में इसी तरह 10-10 फुट तक घास थी। अलबत्ता दाईं तरफ घास का ये सिलसिला दूर तक चला गया था। उस तरफ से घूमकर कोठी के सामने वाले हिस्से की तरफ जाया जा सकता था। उसी तरह लेंटर की छत वाला एक शेड भी था, जिसके नीचे गालबन कपड़े वगैरह बदलने के लिए बर्थ बने हुए थे। अगली दीवार तकरीबन 15 फुट ऊंची थी। अगर वो दीवार इतनी ऊंची ना भी होती तो बाहर से झांके जाने का कोई अंदेशा नहीं था, क्योंकि उस दीवार के पिछली तरफ अमूदी ढुलान थी और वो आबादी जहां हमने रात को रोशनियां जगमगाती हुई देखी थी वहां से खासी दूर थी। दाईं तरफ बुलंदी पर वाकई आबादी भी खासी दूर थी। दाईं तरफ तकरीबन 200 गज दूर नशेब की तरफ जाते हुए एक सड़क थी जिस पर ट्रैफिक नजर आ रहा था। अब ये बात मेरी समझ में आ गई थी कि गुज़िश्ता रात रोशन बाबू ने नरगिस से ये क्यों कहा था कि हमें पिछला कमरा दे दिया जाए। सामने वाले कमरों का रुख सड़क की तरफ था और इस बात का एहतमाल था कि सड़क की तरफ से हमें देख लिया जाए, जबकि पिछली तरफ ऐसा कोई अंदेशा नहीं था। हम कुछ देर तक खिड़की में खड़े बाहर देखते रहे, फिर मैंने खिड़की बंद कर दी और हम दोनों कमरे से निकल आए। जब हम नीचे हुए तो ठीक उसी वक्त नरगिस भी ट्रे उठाए किचन वाले दरवाजे से निकल रही थी। नरगिस ने चाय सेंट्रल टेबल पर रखी और रत्ना के साथ सामने वाले सोफे पर बैठ गई। मैंने अपना कप उठाया और चाय की चुस्कियां लेते हुए मेरी नजरें बार बार उसकी तरफ उठ रही थी। फिर रत्ना ने मुझे कहा, आओ बाहर चल कर बैठते हैं ताजा हवा में। वो बीबी की तरफ घूम गई। बीबी, ऊपर से हमने स्विमिंग पूल देखा था, उस तरफ ऊपर से घूम कर जाना पड़ेगा या कोई और? वो रायदारी के सामने वाला दरवाजा स्विमिंग पूल ही की तरफ खुलता है, बीबी ने उसकी बात काटते हुए कहा। मैं भी अपना कप उठाकर खड़ा हो गया। मुझे रत्ना की वजह से उठना पड़ा था। रायदारी वाले दरवाजे के बाहर 3-4 गार्डन चेयर भी रखी हुई थी, जिनके बीच में बांस की खुजियों वाली एक मेज भी रखी हुई थी। हम दोनों आमने सामने कुर्सियों पर बैठ गए। आसमान पर हल्के हल्के बादल थे, जिनकी वजह से हवा के झोंके बड़े खुशगवार लग रहे थे। नरगिस यहाँ की हाउस कीपर है या राखेल? रत्ना ने मेरा जुमला मुकम्मल कर दिया। रोशन बाबू ने बीवी का झंझट नहीं पाला, लेकिन कोई मर्द औरत के बगैर नहीं रह सकता। गुज़िश्ता रात कन्या कुमारी ने जब बताया कि नरगिस हाउस कीपर है, तो मैं उसी वक्त समझ गई थी कि इतनी हसीन कीपर रखने की कोई वजह तो होनी चाहिए। तुम मर्दों को इल्जाम दे रही हो, मैंने उसे घूरा। औरत भी? बस बस रहने दो। रत्ना ने इस बार मेरी बात काट दी। औरत को इस रास्ते पर धकेलने वाले भी मर्द हैं। मेरी जबान ना खुलवाओ और इस मौजू को यहीं खत्म कर दो। ये मौजू तो छेड़ा ही तुमने था। बहरहाल खत्म, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, और वाकई इस मौजू पर बात खत्म हो गई। चाय पीने के बाद हम काफी देर तक वहां बैठे रहे और फिर अंदर से कन्या कुमारी के कहके सुनकर हम भी अंदर आ गए। कन्या कुमारी और रोशन बाबू हाल कमरे में किसी बात पर हंस रहे थे। कन्या कुमारी का चेहरा खिला पड़ा था। मुझे बहुत हैरत हुई। यही लड़की कल खौफ से थर थर कांप रही थी। इसके दांत बज रहे थे और इससे अपने पैरों पर खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, और अब इस तरह कह के लगा रही थी जैसे सब कुछ भूल चुकी हो। हालांकि ये कोई भूलने वाली बात नहीं थी। दुश्मन हमारी ताक में था। कन्या कुमारी ने शबे ख्वाबी का लिबास पहन रखा था। ये लिबास जाहिर है नरगिस ही ने उसे दिया होगा। बाल बिखरे हुए थे। उसका उलिया देखकर कहा जा सकता था, तेरी सुबह कह रही है तेरी रात का अफसाना। हमें देखकर उन दोनों की हंसी रुक गई। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, रोशन बाबू ने हमारी तरफ देखते हुए कहा, और फिर नरगिस को आवाज देते हुए बोला, बीबी नाश्ता लगाओ, भूख लग रही है। उसकी आवाज सुनकर बीबी किचन वाले दरवाजे से झांकने लगी। नाश्ता तो तैयार है, तुम लोग तैयार हो जाओ। हम तैयार हैं, बस तुम नाश्ता लगाओ, रोशन बाबू कहते हुए अपने कमरे की तरफ चला गया। कन्या कुमारी वहीं खड़ी रही। वो कुछ शर्मिंदा सी लग रही थी। तकरीबन 10 मिनट बाद नरगिस नाश्ते के लवाजमात से लदी ट्राली धकेलती हुई वार हुई। उसने सब कुछ सेंट्रल टेबल पर ही लगा दिया। दूसरी टेबल भी साथ मिला ली गई। वर्क पराठे, हाफ फ्राई अंडे, आमलेट के अलावा पनीर और अमरूद का जाम था। रोशन बाबू भी अपने कमरे से बाहर आ गए और हम सब मिलकर नाश्ता करने लगे। नरगिस ने भी अभी तक वही लिबास पहन रखा था और वो मेरे सामने बैठी हुई थी। रात को कुछ मालूम हुआ रोशन बाबू? मैंने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। मैं 2:30 बजे वापस आया तो तुम लोग सो चुके थे, रोशन बाबू ने कहा। वैसे कोई खास बात मालूम नहीं हो सकी।
पूरे शहर की पुलिस एक बार फिर तुम लोगों की तलाश में मुतहर्रिक हो गई है। ब्लैक कैट्स भी जगह जगह छापे मार रहे हैं। कन्याकुमारी के फ्लैट पर भी पुलिस ने कब्जा कर लिया है। शुभा हॉस्पिटल में है, सुना है उसकी हालत बहुत उबतर है। नाश्ते के बाद नरगिस ने बर्तन समेटे और कपड़े बदल कर सौदा वगैरह लेने के लिए चली गई। वैसे ये भी अच्छी बात थी कि यहाँ काम करने के लिए कोई और मुलाजिम नहीं था। सारा काम नरगिस ही ने संभाल रखा था। काम था भी क्या, रोशन बाबू सुबह को नाश्ता करके चला जाता, उसकी वापसी रात ही को होती थी। आमतौर पर रात को वो भी बाहर ही खाना खाता। इस तरह नरगिस अकेली रहती थी। वो दिन भर यहाँ तो डस्टिंग वगैरह करती रहती या टीवी फिल्में देखती, कुछ वक्त निकाल कर लान की भी देखभाल कर लेती। रोशन बाबू नरगिस के वापस आने से पहले ही तैयार हो चुका था। मुझे वापसी में देर हो जाएगी, वो मेरी तरफ देखते हुए बोला। बंगले के अंदर तुम लोग आजादी से घूम फिर सकते हो। 4 दीवारी खासी ऊंची है, बाहर से किसी के देख लिए जाने का अंदेशा नहीं। पिछली तरफ स्विमिंग पूल और उसके साथ वाला लान हर लिहाज से महफूज है। रोशन बाबू अपनी गाड़ी पर चला गया। नरगिस दोपहर के खाने की तैयारी के लिए किचन में चली गई। रत्ना और कन्याकुमारी वक्त गुजारने के लिए फर्नीचर की डस्टिंग करने लगी और मैं टीवी पर फिल्म लगाकर बैठ गया। दोपहर का खाना हमने 3:30 बजे खाया। खाना खाते ही मुझ पर सुस्ती तारी होने लगी। मैं ऊपर उस कमरे में आ गया जहाँ रात गुजारी थी। रत्ना भी मेरे साथ थी। बिस्तर पर लेटते ही मेरी आंखें बंद होने लगी और कुछ ही देर बाद मैं गहरी नींद सो चुका था। शोर की आवाज सुनकर मेरी आंख खुल गई। वो औरतों की चीखों की आवाज थी। मेरे दिमाग पर इस वक्त सनसनाहट सी तारी थी। मैं सर को जोर जोर से झटके देता हुआ उठ गया। रुस्वानी चीखों की आवाजें बदस्तूर सुनाई दे रही थी। मैंने सर को 1-2 और झटके दिए और बिस्तर से छलांग लगाकर उस जगह पहुंच गया जहां गुज़िश्ता रात राइफलें रखी हुई थी। लेकिन इस वक्त वो कमरे में नहीं थी। मैं राइफल उठाए दरवाजे की तरफ लपका, लेकिन ठिठक कर रुक गया। औरतों की चीखने की आवाजें अकबी सिम से आ रही थी। मैं मुड़कर पिछली खिड़की की तरफ दौड़ा। पर्दा हटाने और खिड़की खोलने में 1 सेकंड से ज्यादा नहीं लगा और फिर जैसे ही मैंने बाहर झांका, मेरा दिमाग बक से उठ गया और मुंह से बेइख्तियार गहरा सांस निकल गया। रत्ना, नरगिस, कन्याकुमारी स्विमिंग पूल में एक दूसरे पर पानी के छींटे उछालते हुए चीख रही थी। इस वक्त शाम के 6 बजने वाले थे। आसमान पर बादल भी गहरे हो गए थे। मैं पूल के किनारे पर खड़ा हो गया। रत्ना करीब आ गई। वो मुझसे बातें कर रही थी और फिर अचानक उसने मेरी टांग खींच ली। मैंने अपने आप को संभालने की कोशिश की मगर कामयाब ना हो सका और शराब से पानी में गिर गया और फिर उन तीनों ने मुझे छाप लिया। 1 घंटे तक पानी में मस्तियां करते रहे। जब बाहर निकले तो बारिश तेज हो चुकी। रत्ना थर-थर कांप रही थी और उसके दांत तक बज रहे। इतनी देर तक पानी में रहने से उसे सर्दी लगने लगी थी। मेरा ख्याल था वो कपड़े पहन लेगी तो सर्दी रुक जाएगी, मगर उसकी कपकपी बढ़ती गई और अंदर आकर उसने कंबल भी ओढ़ दिया। नरगिस ने गर्म गर्म काफी भी पिलाई मगर वो मुसलसल कपकपाती रही। अब मुझे तशवीश होने लगी। मैंने उसे कमरे में लाकर बिस्तर पर लिटा दिया। नरगिस ने उस पर 2 कंबल डाल दिए और मैंने उसकी पेशानी को छू कर देखा तो मजीद परेशान हो गया। उसका जिस्म बुखार से तपने लगा था। नरगिस ने उसे पैरासीटामोल की 2 गोलियां खिला दी। मेरा ख्याल था पैरासीटामोल से बुखार उतर जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। बुखार तेज होता रहा। रात 9 बजे के करीब रोशन बाबू वापस आया तो रत्ना की सूरत से वो भी घबरा गया। उसने उसी गली में रहने वाले अपने एक डॉक्टर दोस्त को फोन किया और उसे फोन पर भी बता दिया कि नरगिस की कजन आई हुई है जिसे सर्दी लगने से बुखार हो गया है। तुम दोनों दूसरे कमरे में चले जाओ। रोशन बाबू ने मुझे और कन्याकुमारी को इशारा किया। तकरीबन 1 घंटा गुजर गया और फिर दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनकर मैं पीछे मुड़ गया। कन्याकुमारी मुझसे पहले ही दरवाजे तक पहुंच चुकी थी। उसने बोल्ट गिराकर दरवाजा खोल दिया। सामने नरगिस खड़ी थी। उसके चेहरे पर हैरानगी के तासरात नुमाया थे। आ जाओ तुम लोग, डॉक्टर जा चुका है, उसने कहा। मैं उस कमरे से निकलकर तेज से कदम उठाता हुआ दूसरे कमरे में दाखिल हो गया। रत्ना की आंखें बंद थी। उस पर अगरचे 2 कंबल पड़े हुए थे मगर सीने का 0 बम बता रहा था कि उसका सांस अभी भी तेज था। अगर ये सोना चाहती है तो सोने दो, डॉक्टर ने कहा इसे डिस्टर्ब ना किया जाए। अभी 2 इंजेक्शन लगा कर गया है, नरगिस ने कहा। इंजेक्शन? शायद बुखार तोड़ने के लिए। मैंने उसकी तरफ देखा। इसे नमूनिया हो गया है, नरगिस ने बताया। क्या? मैं उछल पड़ा और रत्ना की तरफ देखने लगा। उसने आंखें दोबारा बंद कर ली थी। जसवंत सिंह बहुत सियाना डॉक्टर है, नरगिस कह रही थी। अच्छा हुआ जो बर वक्त उसे बुला लिया गया। वो कह रहा था कि अगर देर हो जाती तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती थी, लेकिन अब ज्यादा तशवीश की बात नहीं है। इंजेक्शन लगा दिया और दवाएं लिख कर दी हैं जिनके इस्तेमाल से ये जल्द ठीक हो जाएगी। रोशन बाबू कहाँ हैं? मैंने पूछा। डॉक्टर के साथ ही बाहर गया है, नरगिस ने कहा। जरा आगे एक छोटी मार्केट है, वहाँ मेडिकल स्टोर से दवाएं भी लेता आएगा। हम तीनों दीवार के करीब पड़े हुए सोफों पर बैठ के रोशन बाबू की वापसी तकरीबन आधे घंटे बाद हुई। वो 3-4 किस्म की दवाएं लेकर आया था। कागज की एक थैली में लिपटी हुई ब्रांडी की बोतल भी थी। हमारी बातों की आवाज सुनकर रत्ना एक बार फिर आंखें खोल दी। नरगिस ने उसे दवाएं दे दी। 2-4 घूंट ब्रांडी के भी लगा दिए। उसके थोड़ी देर बाद रत्ना एक बार फिर नींद की आगोश में पहुंच गई। रत्ना की ये अचानक बीमारी मेरे लिए नहायत तशवीशनाक थी और जाहिर से ठीक होने में चंद रोज लगेंगे और इसी दौरान खुदा न खासा पुलिस को यहाँ हमारी मौजूदगी की भनक मिल गई तो हम फरार भी नहीं हो सकते। मेरे लिए भाग जाना अगरचे मुश्किल नहीं था, मगर मैं रत्ना को छोड़कर नहीं जा सकता था। वो कई महीनों से मेरे साथ थी। इसने कदम कदम पर मेरा साथ दिया था। कई बार मौत से पंजा आजमाई की थी और मुझे ये जेब नहीं देता था कि मैं इसे खतरे में छोड़कर भाग जाऊं।
और वैसे भी उससे कुछ ऐसा लगाव हो गया था कि मैं उसे छोड़कर जाने का सोच भी नहीं सकता था। उस रात में उस कमरे से बाहर नहीं निकला। रत्ना नींद में बार बार बेचैन हो रही थी। हो सकता है उसे ज्यादा तकलीफ ना होती, लेकिन उसकी बेचैनी से मैं करब में मुबतला हो जाता। सुबह 7 बजे के करीब नरगिस मेरे लिए चाय बनाकर ले आई। उस वक्त रत्ना ने भी आंखें खोल दी। इस वक्त वो बहुत ज्यादा बेचैन हो रही थी। उसने दोनों हाथ सीने पर रखे हुए थे। पसलियों के दर्द ने उसके चेहरे के तासरात भी बिगाड़ दिए थे। मैंने उसे सहारा देकर चाय के चंद घूंट पिलाए। नरगिस ने भी उसे एक पेन किलर गोली दे दी, लेकिन रत्ना की तकलीफ कम नहीं हुई थी। मैं रोशन बाबू को जगाती हूँ, नरगिस कहते हुए तेजी से बाहर निकल गई। मैंने चाय के चंद घूंट भरे, कप साइड टेबल पर रखा और बेड पर बैठकर रत्ना का सर अपनी गोद में रख लिया। उसने आंखें खोलकर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में बेपनाह कर्ब था। तुम ठीक हो जाओगी रत्ना, मैंने उसका गाल थपथपाते हुए कहा। ठंड लग गई है और कोई बात नहीं, मेरे यहाँ बहुत दर्द हो रहा है, वो रुक रुक कर बोली। दोनों हाथों से पसलियां दबाने लगी। अभी दवा दी है, रोशन बाबू डॉक्टर को बुला लाएगा, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो, ठीक हो जाओगी, मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा। उसी वक्त कन्या कुमारी और रोशन बाबू अंदर दाखिल हुए। रोशन बाबू स्लीपिंग सूट पहने हुए था। रत्ना की हालत देखकर वो सिर्फ 1 मिनट को रुका और फिर तेजी से बाहर निकल गया। तकरीबन 15 मिनट बाद निचले हाल से रोशन बाबू की आवाज सुनकर मैं और कन्या कुमारी उस कमरे से निकले और जल्दी से दूसरे कमरे में दाखिल हो गए। उसके थोड़ी देर बाद मैंने रोशन बाबू और डॉक्टर की आवाजें सुनी थी। मैंने दरवाजे की जूरी में से झांक कर देखा, वो दोनों सामने वाले कमरे में दाखिल हुए। आधे घंटे बाद वो दोनों चले गए। मैं और कन्या कुमारी रत्ना वाले कमरे में आ गए। इंजेक्शन लगाया है, नरगिस ने मुझे देखते हुए कहा। रोशन बाबू डॉक्टर के साथ गया है, कोई और दवा लिख दी है, थोड़ी देर में आ जाएगा। मैं बेड पर बैठ गया। इंजेक्शन लगने की थोड़ी देर बाद रत्ना की हालत बेहतर होने लगी। नरगिस उसके लिए नाश्ता बनाकर ले आई। उसने अपने हाथ से रत्ना को नाश्ता करवाया। यकीनन वो भी परेशान हो रही थी। 20-25 मिनट बाद रोशन बाबू आ गया। ये क्रीम दी है डॉक्टर ने, उसने एक डिबिया नरगिस की तरफ बढ़ा दी। सीने पर और पुश्त पर मालिश करनी है। नाश्ता करवा किसी दूसरी दवा खिला दो और मालिश कर दो, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। नाश्ता मैंने करवा दिया है और दवाएं दे देती हूँ, नरगिस ने कहा और फिर अपने हाथ से रत्ना को दवा खिलाने लगी। अब तुम लोग बाहर जाओ, मैं इसे मालिश कर दूं। उसने बारी बारी हम सब की तरफ देखा। हम लोग कमरे से बाहर आ गए। नरगिस ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। हम तीनों नीचे आकर बैठ गए। नरगिस करीबन आधे घंटे बाद आई। वो सो गई है, उसे कोई डिस्टर्ब ना करे, वो हमारी तरफ देखते हुए बोली। तुम लोग तैयार हो जाओ, मैं नाश्ता बनाने जा रही हूँ। उसके 10-15 मिनट बाद रत्ना के अलावा हम सब उस हाल कमरे में बैठे नाश्ता कर रहे थे। रात को वक्फे वक्फे से हल्की बारिश होती रही और इस वक्त मूसलाधार बारिश शुरू हो गई थी। नाश्ते के बाद भी हम वहीं बैठे बातें करते रहे। 10 बजे के करीब रोशन बाबू उठकर अपने कमरे में चला गया और थोड़ी देर बाद तैयार होकर वापस आ गया। इतनी तेज बारिश में कहाँ जाओगे, नरगिस ने कहा। दफ्तर में एक बहुत जरूरी काम है बीबी, रोशन बाबू ने कहा। आज मैंने जयपुर की एक पार्टी को वक्त दे रखा है। एक मामले में कई दिनों से डील चल रही है, शायद आज कुछ फाइनल हो जाए, इसलिए मेरा जाना बहुत जरूरी है। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बोला। डॉक्टर जसवंत सिंह ने कहा तो था कि अब तशवीश की कोई बात नहीं, दोपहर को वही दवाएं देनी है और उसी क्रीम से सीने और पुश्त पर मालिश भी करनी है। लेकिन बिलफर्ज कोई तकलीफ हो जाए तो फौरन डॉक्टर जसवंत को फोन कर देना। वो घर पर नहीं तो क्लिनिक पर होगा। ठीक है, मैं ख्याल रखूंगी, नरगिस ने जवाब दिया। रोशन के जाने के बाद वो बाहर का गेट बंद कर आई। रात भर की बारिश से मौसम में खासी सर्दी बढ़ गई थी, लेकिन तमाम दरवाजे और खिड़कियां बंद होने की वजह से अंदर की फिजा खुशगवार थी। मैं नरगिस और कन्या कुमारी के साथ ऊपर वाले हाल में आ गया और उस कमरे के सामने सोफे पर बैठ गए। इससे पहले मैंने रत्ना के कमरे में जाकर देख लिया था। बातें करते हुए मैं नरगिस को घुमा फिरा कर उस तरफ ले आया कि वो खुद ही अपने बारे में बताने लगी। नरगिस के कहने के मुताबिक उसका ताल्लुक टोंक के एक मुतवस घराने से था। उसका बाप मकराना में रोशन बाबू के बाप के पास मुलाजिम था, जबकि नरगिस टोंक में अपनी माँ के पास रह रही थी। वो उस वक्त 9-10 साल की थी कि उसकी वालदा का इंतकाल हो गया। यूं तो टोंक में उसके खानदान के और लोग भी थे, मगर नरगिस का बाप उसे टोंक में किसी रिश्तेदार के पास छोड़ने की बजाय अपने पास मुकराना ले आया। यहाँ वो रोशन बाबू के घर में रहने लगी। रोशन बाबू उस वक्त 13-14 साल का था। रोशन के बाप ने नरगिस को भी स्कूल में दाखिल करवा दिया और इस तरह वो भी तालीम हासिल करने लगी। रोशन बाबू अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी। ज्यादा लाड़ प्यार ने उसे किसी हद तक बिगाड़ भी दिया था। नरगिस के साथ भी उसकी अक्सर लड़ाई होती रहती थी। नरगिस ने ग्रेजुएशन कर लिया। रोशन की वालदा का इंतकाल हो गया। मां के इंतकाल के बाद रोशन बाबू के रवैये में तब्दीली आ गई और वो नरगिस की तरफ माइल होने लगा। रोशन बाबू के बाप को अंदाजा हो गया कि इन दोनों में बात कुछ आगे बढ़ सकती है। उसने नरगिस के बाप को मजबूर कर दिया कि वो जल्द से जल्द कोई लड़का देखकर नरगिस की शादी कर दे। इस तरह 2 महीने के अंदर अंदर नरगिस की शादी हो गई। लेकिन चंद रोज बाद ये सनसनीखेज इंकिशाफ हुआ कि रोशन का शोहर अब्दुल कादिर ना सिर्फ शराबी और जवारी है, बल्कि डाकुओं का मुखबर भी है। उसने चंद रोज बाद ही नरगिस के तमाम जेवरात जुए में हार दिए और उसके बाप से बड़ी बड़ी रकमें तलब करता रहा। नरगिस का बाप खामोशी से उसके मुतालबात पूरे करता रहा। एक रोज अब्दुल कादिर ने जुए में बड़ी रकम हारने के बाद अपनी बीवी को भी दाव पर लगा दिया और उसे भी हार गया।
वो नरगिस को धोखे से अपने साथ ले गया और उस जवारी के हवाले कर दिया। नरगिस बड़ी मुश्किल से अपनी इज्जत और जान बचाकर वहां से भागी। वो अपने बाप के घर जाने की बजाय रोशन बाबू के घर आ गई और इसे सब कुछ बता दिया। नरगिस के बाप को जब पता चला तो उस पर दिल का ऐसा दौरा पड़ा कि जान भर ना हो सका। रोशन बाबू को भी ये सब कुछ मालूम हो चुका था। वो खासा जोशीला जवान था। इसने अब्दुल कादिर को बाजार में पकड़ लिया और उसकी ठीक ठाक धुनाई कर डाली। उसके 3 दिन बाद जुए के अड्डे पर पुलिस ने छापा मारा और उस वक्त अड्डे पर कई जवारी थे जिनमें कुछ मुसल्ला भी थे। उन्होंने पुलिस पर हमला कर दिया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई से जवारी मारे गए जिनमें नरगिस का शोहर अब्दुल कादिर भी था। नरगिस अब रोशन बाबू के घर पर ही रहने लगी। चंद महीनों बाद रोशन बाबू के बाप का भी इंतकाल हो गया। आम लोगों का ख्याल था कि अब रोशन बाबू नरगिस से शादी कर लेगा, मगर उसने शादी नहीं की। अलबत्ता वो एक ही घर में रहते रहे। लोग उनके बारे में बातें भी करते रहे, मगर रोशन बाबू जैसे शख्स को भला किसी की क्या परवाह हो सकती थी। बाप के इंतकाल के बाद रोशन बाबू ने कारोबार संभाल लिया और उसे खूब तरक्की दी। उसने ये कोठी बनवा ली और पुराना महल्ला छोड़कर वो लोग यहाँ मुंतकिल हो गए। नरगिस के कहने के मुताबिक रोशन बाबू शादी नहीं की, अलबत्ता खूबसूरत औरतें उसकी कमजोरी थी। वो औरतें बदलता रहता, लेकिन नरगिस के साथ उसके ताल्लुकात में कभी जवाल नहीं आया। उसने नरगिस को घर के स्याह और सफेद का मालिक बना रखा था। कन्याकुमारी से भी उसकी दोस्ती साल भर पुरानी थी और वो कई मरतबा यहाँ आ चुकी थी। रोशन बाबू के साथ कई औरतें इस कोठी में आ चुकी, मगर नरगिस ने उनकी सरगर्मियों पर कभी कोई एतराज नहीं किया था, बल्कि उनके साथ आने वाली औरतों की सेवा करती थी। अब ये बात भी समझ में आ गई थी कि एक हाउस कीपर घर के मालिक से इतनी बेतकल्लुफ क्यों हो गई थी। वो दोनों अगरचे रिश्ते इज़्दिवाज में मुंसलिक नहीं हुए थे, मगर उनके ताल्लुकात मियाँ बीवी जैसे ही थे। लेकिन था तो ये गलत। रोशन बाबू और नरगिस का किरदार अगरचे किसी लिहाज से भी काबिल तारीफ नहीं था, लेकिन मुझे इससे कोई गरज ना थी। वो हमारे हमदर्द बन गए थे और हमारे लिए यही बात काफी थी।